आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे टेक अनुराग ऑफिशियल में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज देखते हैं बायो के बारे में। बायो से रिलेटेड जितने भी बातें होंगी आज आप लोगों से बात होगी। और सबसे पहली बात, बायो की जो NCERT बेस है उससे मैं पढ़ाऊँगा। और बायो का जो भी चैप्टर है A से Z तक, मतलब कि फर्स्ट से लास्ट तक सभी चैप्टर का डिस्कशन होगा, पार्ट टू पार्ट आप लोगों को मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। आज बात करेंगे बायो के 12th की जो NCERT बुक है उससे बेस्ड जो है जीवों में जनन, ये जो चैप्टर फर्स्ट है ये आप लोगों के सामने आज लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो आप लोग इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो अगला पार्ट या उससे अगला पार्ट या यही आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीवों में जगत। तो चलिए देखते हैं जीवों में जगत। तो सबसे पहले देखते हैं किस प्रकार जीव जनन करते हैं। किस प्रकार जीव जनन करते हैं, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार जीव जनन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रजनन या जनन एक ही जाति के वर्तमान जीवों से नए जीवों का उत्पन्न होगा। जो मतलब कि वर्तमान जाति है, वर्तमान जीवों से नए जीवों का उत्पन्न होगा, जनन या प्रजनन कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, प्रजनन की आवश्यकता क्या है? मानव प्राणियों जिसे कहते हैं, प्राणियों द्वारा प्रजनन सुनिश्चित करता है कि मानव जाति आने वाले संपूर्ण समय के लिए इस पृथ्वी पर लगातार बनी रहेगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं प्रजनन के प्रकार। प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवित जीवों में प्रजनन की दो मुख्य विधियां हैं। कौन कौन सी? एक है अलैंगिक, एक है लैंगिक। ओके, अलैंगिक और लैंगिक। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अलैंगिक। ओके, तो अलैंगिक प्रजनन एकमात्र जनन से नई जो जीव का उत्पन्न होगा, मतलब कि एकमात्र जनक से नए जीव का उत्पन्न होगा, अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होगा? अमीबा में द्विखंडन। ओके, हाइड्रा जो होता है आप लोगों को देखा होगा, स्ट्रक्चर देखा होगा हाइड्रा का। तो हाइड्रा में जो होता है मुकुलन। ओके, हाइड्रा में मुकुलन और प्लेनेरिया में पुनर्जनन। ओके, पुनर्जनन जो होता है आदि। ओके, ये सब किस में आते हैं? ये सब अलैंगिक जनन में आते हैं। तो चलिए देखते हैं लैंगिक जनन के बारे में। तो लैंगिक जनन के बारे में देखते हैं। तो लैंगिक जनन दो जननों से नए जीव का उत्पन्न होगा। देखिए, दो जनकों से नए जीवों का उत्पन्न होगा, लैंगिक प्रजनन कहलाता है। जैसे मानव हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गए आदि, लैंगिक प्रजनन द्वारा जनन करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अधिकांश पुष्प जो होते हैं, पौधों जैसे पौधे भी लैंगिक प्रजनन द्वारा प्रजनन करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ। सबसे पहले मैंने देखा लैंगिक, अब देखते हैं अलैंगिक। तो अलैंगिक प्रजनन निम्नलिखित विशिष्ट विधियों द्वारा होता है। तो सबसे पहली विधि कौन सी है? विखंडन। तो अनेक विखंडन के बारे में देखते हैं। तो अनेक कोशिकाएं होती हैं, जीव कोशिकाएं विभाजन के दौरान जो दो समान अर्धों में केवल विभक्त होकर नए जीवों को उत्पन्न करते हैं या विखंडन कहलाता है। ओके, ये सिंपल सी है और लिखा क्या है देख लेते हैं। एक कोशिकीय जीव जो होती हैं, कोशिका विभाजन के दौरान दो समान अर्धों के
अर्धों में केवल विभक्त होकर नए जीवों को उत्पन्न करते हैं, विखंडन कहलाता है। ओके, विखंडन की प्रक्रिया में एक कोशिका जीव विखंडन होकर दो या दो से अधिक नए जीवों को उत्पन्न करता है। ओके, दो या दो से नए जीवों का उत्पन्न करता है। विखंडन दो प्रकार का होता है, द्विखंडन, बहुखंडन। द्विखंडन, बहुखंडन। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं द्विखंडन। द्विखंडन में जनन जीव विखंडित अर्थात विभाजित होकर दो नए जीवों को उत्पन्न करता है, जैसे अमीबा एवं अमीबा एवं पैरामीशियम। जैसे जीव इस विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। अमीबा में द्विखंडन क्या होता है, स्ट्रक्चर में देख लीजिए आप लोग, ये देख लीजिए। फर्स्ट देखिए, पहले एक ये है, उसके बाद खंड वाइज हुआ धीरे धीरे, मतलब कि अपने आप में डेवलप हो रहा है। तो देखिए धीरे धीरे यहाँ पे द्वि संरचना टाइप में बन रही है। और यहाँ पे सी में जो हुआ हमारा 2 पार्ट्स जो उसमें विभाजित हो रहा था, इसमें अलग अलग हो गया। और इसमें डी में क्या होगा, इसमें तो एक अलग स्ट्रक्चर बना रहा, अपना अलग अलग करा। और जो इसमें है, इस सेल में, इसमें तो ये अपने आप को अलग ही कर लिया। ओके, चलिए देखते हैं। अमीबा कोशिका जब परिपक्व अथवा मतलब कि जब वो मैच्योर, अमीबा कोशिका का जब परिपक्व अवस्था में होता है, तब अमीबा का जो केंद्रक लंबा हो जाता है और 2 भागों में विभाजित होता है। लंबा हो जाता है और 2 भागों में विभाजित हो जाता है। ओके, विभाजित हो जाता है। इसके बाद अमीबा का कोशिका द्रव 2 भागों में प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर विभाजित होता है। इस प्रकार एक जनक अमीबा विभाजित होकर 2 नए संतति उत्पन्न करता है। ओके, अब देख लेते हैं पैरामीशियम में द्विखंडन विभाजन जो होता है, द्विविखंडन देख लेते हैं। तो पैरामीशियम भी द्विखंडन की विधि द्वारा प्रजनन करता है। पूर्ण विकसित पैरामीशियम अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित करके 2 छोटे पैरामीशियम उत्पन्न करता है। यह केंद्रक के विभाजन और पीछे से कोशिका द्रव के विभाजन द्वारा होता है। तो देख लेते हैं बहुविखंडन। तो बहुविखंडन में जनन जीव, जो जनक जीव होते हैं, विखंडित होकर एक ही समय पर कई नए जीवों को उत्पन्न करता है। जैसे कि इसमें नए जीवों को उत्पन्न करता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम। ओके, प्लाज्मोडियम। ओके, तो देख लेते हैं प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन कैसे होता है। तो इसमें एक कोशिका जीव को, जो कोशिका होती है, जीव की कोशिका के चारों ओर शिष्ट बन जाती है। और शिष्ट के भीतर कोशिका का केंद्र जो होता है, कोशिका का केंद्रक बार बार विभाजित होकर नई संतति केंद्रक बनाता है। इसके संतति केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्वारा भी एकत्रित हो जाता है तथा इसके चारों ओर पतली झिल्ली बन जाती है। ओके, इसके चारों ओर पतली सी झिल्ली बन जाती है, ये पतली सी झिल्ली बन जाती है। इस तरह शिष्ट के भीतर बनी संतति कोशिका अनुकूल परिस्थितियों में शिष्ट में फटकर खुलने में मुक्त हो जाते हैं तथा नए जीवों में परिवर्तन हो जाते हैं। ओके, नंबर 2 क्या है, मुकुलन क्या होता है। मुकुलन में जो होता है आपका मुकुलन में जनक जीव के शरीर का छोटा सा भाग मुकुलन के रूप में उभरता है, जो बाद में अलग हो जाता है और नया जीव बन जाता है, जैसे कि हाइड्रा।
तो हाइड्रा में मुकुलन, इसके बारे में बात करते हैं, हाइड्रा में मुकुलन। ओके, तो देखते हैं, हाइड्रा में कोशिकाओं के सूत्री विभाजन के दौरान उसके शरीर पर एक मुकुलन नामक उभार बनता है, मुकुलन नामक उभार बनता है। यह मुकुलन धीरे धीरे बहुत बड़ी, मतलब धीरे धीरे बड़ी होकर मुख तथा स्पर्कों का विकास कर लघु हाइड्रो बन जाती है और अंततः यह नया हाइड्रा से अलग होकर जीव यापन करता है, मतलब कि ये अलग होकर अपना जीवन यापन करता है। इस तरह जनक हाइड्रा एक नया हाइड्रा को उत्पन्न करता है। ओके, चलिए देखते हैं ईस्ट में मुकुलन। ईस्ट में मुकुलन क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं ईस्ट में मुकुलन। तो ईस्ट मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, ईस्ट जो होता है वो मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। ईस्ट में पहले कोशिका भित्ति पर बाहर की ओर एक मुकुलन उभरती है। ओके, यह मतलब कि यह जनक ईस्ट कोशिका का केंद्रक दो भागों में विभाजित होकर एक केंद्रक मुकुलन के भीतर चला जाता है। यह मुकुलन जनक ईस्ट कोशिका से अलग हो जाती है। ओके, अलग हो जाती है और नई ईस्ट कोशिका बनाती है। ईस्ट में मुकुलन इतनी तेज़ गति से होता है कि पहली मुकुलनों में उनकी जो अपनी मुकुलन बनने लगती है और ये सभी जनक ईस्ट कोशिका से जुड़ी रहकर ईस्ट कोशिकाओं की एक श्रृंखला बनाती हैं। कुछ समय के बाद श्रृंखला की सभी ईस्ट कोशिकाएं एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। ओके, कुछ समय बाद ये सभी जो श्रृंखलाएं होती हैं वो ईस्ट कोशिकाओं से एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और अलग अलग ईस्ट पौधा बनाती हैं। ओके, ये अलग होके क्या करते हैं, एक अलग अलग होके एक पौधा बनाती हैं। ओके, चलिए देखते हैं बीज निर्माण, बीजाणु जिसे कहते हैं, बीजाणु समशंग। ओके, बीजाणु समशंग, इसके बारे में देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीजाणु जो निर्माण होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो बीजाणु निर्माण में जनक पौधा बीजाणु नामक सैकड़ों सूक्ष्म प्रजनक इकाइयों को उत्पन्न करता है। कितना? सैकड़ों प्रजनन इकाइयों को उत्पन्न करता है। जब पौधे का बीजाणु आवरण फटता है तो बीजाणु वायु में फैलते हैं। जब ये वायु वाहित बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों जैसे आर्द्रा जैसा गर्म परिस्थितियों में वे अंकुरित होते हैं और नए पौधे को उत्पन्न करते हैं, जैसे कि राइजोपस। कौन सा नया पौधा उत्पन्न करते हैं? राइजोपस। ओके, राइजोपस उत्पन्न करते हैं। तो चलिए देखते हैं राइजोपस ब्रेड, जो ब्रेड होता है, ब्रेड फफूंद पौधा में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन, इस पे बात करते हैं। तो राइजोपस में उपस्थित बीजाणुधानी जो होता है, बीजाणुधानी में अनेक सैकड़ों सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। जब बीजाणुधानी का आवरण, बीजाणुचोल जिसे कहते हैं, फटता है, जब इसका आवरण फटता है तो नन्हे या सूक्ष्म बीजाणु वायु में बिखर जाते हैं। ये बीजाणु अलैंगिक जनन इकाइयाँ होती हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में और भी पौधों को उत्पन्न कर सकते हैं। ओके, देखते हैं पुनर्जनन के बारे में। पूर्ण जीवों को उनके शारीरिक भागों में पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया पुनर्जनन कहलाती है। जैसे प्लेनेरिया इसी विधि द्वारा प्रजनन करता है। तो प्लेनेरिया में पुनर्जनन देखते हैं। प्लेनेरिया एक
चपटा कृमि है जो अलवड़ तालाबों में मंद गतिमान नदियों में पाया जाता है। यदि प्लैनेरिया का शरीर किसी तरह कई खंडों में कट जाता है तो प्रत्येक शरीर खंड सभी अवधिमान भागों का विकास करके पूर्ण प्लैनेरिया में पुनर्जीवित हो जाता है। प्लैनेरिया कृमि से 3 प्लैनेरिया कृमि उत्पन्न होती हैं। खंडन क्या होता है? ओके, खंडन देख लेते हैं। खंडन प्रौढ़ होने पर सरल बहुकोशिक जीवों के शरीर का दो या अधिक भागों में अलग होना, जिसमें से प्रत्येक बाद में विकसित होकर पूर्ण नया जीव बनाना। विकसित होकर पूर्ण नया जीव बनता है, खंडन कहलाता है। जैसे स्पाइरोगाइरा खंडन द्वारा प्रजनन करता है। तो चलिए देखते हैं स्पाइरोगाइरा में खंडन। तो स्पाइरोगाइरा एक हरा तंतुमय शैवाल पौधा है जो तालाबों, झीलों और मंद गतिमान नदियों में पाया जाता है। स्पाइरोगाइरा तंतु परिपक्वन पर आसानी से 2 या अधिक खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड तब तक स्पाइरोगाइरा में विकसित हो जाता है। इसमें विकसित खंडों में टूट जाता है, इससे विकसित हो जाता है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है, नोट ये देख लेते हैं। विखंडन एवं खंडन के बीच प्रमुख भिन्नताएं यह हैं कि विखंडन में एक कोशिका जीव टूटकर 2 या अधिक संतत जीवों को बनाता है, जबकि खंडन में बहुकोशिकीय जीव खंडनों में अलग होकर 2 या अधिक संतत जीवों को बनाता है। ओके, देख लेते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? चलिए देखते हैं। कायिक प्रवर्धन प्रजनन का जो एक अलैंगिक विधि है। कायिक प्रवर्धन में नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता से बिना पुराने पौधों के भागों जैसे जड़, तना व पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं। चलिए देखते हैं। बायोफाइलम पौधों को या तो उसके तने से टुकड़े या उसकी पत्तियों का उपयोग करके कायिक प्रवर्धन द्वारा किया जाता है। जैसे आलूकंद को आलू पौधों के कायिक प्रजनन के लिए प्रयोग किया जाता है। एक आलूकंद में उसके काय पर कई कालिकाएँ होती हैं। ये कालिकाएँ कायिक प्रजनन अंगों के रूप में कार्य करती हैं। जब आलूकंद को ज़मीन में बोया जाता है तो आलूकंद की विभिन्न कलियाँ होती हैं उगना प्रारंभ कर देती हैं और नए आलू के पौधों का उत्पन्न होता है, मतलब कि नए आलू पौधे बनते हैं। ओके, देखते हैं पौधों का क्रमिक प्रवर्धन। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो मानव निर्मित विधियों द्वारा एक पौधे से कई पौधों को उत्पन्न करने का प्रक्रम पौधों की क्रमिक प्रवर्धन कहलाता है। देख लेते हैं एक बार। मानव निर्मित विधि द्वारा एक पौधे से कोई पौधा को उत्पन्न करने का प्रक्रम जो होता है पौधों का क्रमिक प्रवर्धन कहलाता है। पौधों में क्रमिक प्रवर्धन के 3 सामान्य विधियां हैं। ये 3 सामान्य कौन सी विधियां हैं? चलिए इनके बारे में बात करते हैं। तो नंबर देखते हैं। फर्स्ट क्या है? कर्तन लगाना जैसे गुलाब, गुलदाउदी, गन्ना, अंगूर आदि। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है दाब लगाना जैसे चमेली, स्ट्रॉबेरी, नींबू, अमरूद आदि। अब देख लेते हैं नंबर 3 क्या है। नंबर 3 है कलम बांधना जैसे सेब, आड़ू, खुबानी, नाशपाती जो होता है आदि। देख लेते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का लाभ जो होता है उसके बारे में। तो कृत्रिम के बारे में देख लेते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। उत्पन्न पौधों को पूर्ण रूप से जनक पौधों में समान करना होता है और इसमें इस विधि से उत्पन्न पौधों में पुष्प व फल कम समय में लगने लगते हैं। मतलब कि इसमें जो फल होते हैं, पुष्प व फल कम समय में लगने लगते हैं। बीजों से उत्पन्न पौधों की तुलना में इन्हें कम देर रखने की आवश्यकता होती है। ओके, इसे पौधे जिसमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता खत्म हो जाती है, जैसे केला, गुलाब, चमेली आदि में, ऐसी पौधों को उगाने के लिए ये विधि काफ़ी उत्पन्न होती है। उत्तक संवर्धन की बात करते हैं। तो उत्तक संवर्धन में उत्पन्न उत्पादक माध्यम संवर्धन विलयन नामक में पौधे में जो होता है, पौधे के वर्धमान अग्रभागों से विलगित पादप उत्तक या कोशिकाओं के छोटे टुकड़े से नए पौधे का उत्पन्न उत्तक संवर्धन कहलाता है। उत्तक संवर्धन तकनीक के बारे में बात करते हैं। तो उत्तक संवर्धन तकनीक क्या है? इस प्रक्रिया में पादप के अवर्धमान भागों जैसे पादप के शीर्ष से कोशिकाओं का प्रदान कर उन्हें कृत्रिम पोषक माध्यम पर रखा जाता है, जहां कोशिकाएं विभाजित होकर कैसल निर्माण करती हैं। कैसल को वह वृद्ध हार्मोनों युक्त नए माध्यम में रखा जाता है। इस माध्यम में जड़ें व प्ररोह का विकास होता है। जब इन नन्हे पादपों को भूमि में लगा दिया जाता है, यहाँ ये विकसित होकर नए पौधे बनाती हैं। उत्तक संवर्धन के लाभ क्या होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो उत्तक संवर्धन में से पादप की अल्प मात्रा में से कुछ ही सप्ताहों में हजारों पादपों को उत्पन्न किया जाता है। उत्पन्न संवर्धन से उत्पन्न नए पौधे रोगमुक्त होते हैं। उत्तक संवर्धन द्वारा किसी भी मौसम में पौधे उपजा सकते हैं और उत्तक संवर्धन द्वारा नए पौधे का विकास करने के लिए बहुत थोड़े स्थान की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं लैंगिक प्रजनन के बारे में। तो लैंगिक प्रजनन में शामिल कोशिकाएं युग्मक कहलाती हैं। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक द्वारा युग्मक के साथ संलेत होकर युग्मज नामक नई कोशिका बनाती हैं। यह युग्मज बढ़ता है और समय पर नए जीव में विकसित हो जाता है। ओके, चलिए देखते हैं पुष्प होते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। पुष्पों की संरचना। पुष्प के मुख्य भाग हैं पुष्पधर, बाह्यदल, दल, पंखुड़ियाँ, पुंकेसर, अंडप, फूल। पुष्प के मुख्य भागों के नीचे चित्र दिए गए हैं, इसमें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पुष्पधर। फर्स्ट नंबर, पुष्प का आकार जिससे पुष्प के सभी भाग लगे होते हैं पुष्पधर कहलाता है। ओके। नंबर 2, बाह्यदल। पुष्प के बाहर चक्र में हरे पत्ती नुमा भाग बाह्यदल कहते हैं। नंबर 3, दल या पंखुड़ियाँ। तो पुष्प के रंगीन भाग दल या पंखुड़ियाँ कहलाती हैं। दलों का कार्य कीटों को आकर्षित करना, परागण के लिए तथा जनन अंगों को फूल के केंद्र पर होता है कि रक्षा करता है। पुंकेसर क्या काम करता है? पुंकेसर या पौधे का नर जनन अंग है। पुंकेसर का वृंत तंतु कहलाता है तथा पुंकेसर का फूल शीर्ष परागकोश कहलाता है। पुंकेसर का परागकोश ही परागकणों से उत्पन्न होता है, परागकणों को उत्पन्न करता है। ओके, चलिए देखते हैं। परागकणों में पौधों में नर युक्त होता है। अंडप क्या होता है? स्त्री केसर। ये अंडप के बारे में देखते हैं। अंडप या पौधों का
मादा जनन अंग होता है। अंडक 3 भागों में का बना होता है। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। तो सबसे पहले देखते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र अंडक का शीर्ष भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। या पुंकेसर में के परागकोश से परागकणों को ग्रहण करके ने के लिए वह वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है, जिसे परागकण उसे चिपक जाता है। ओके, वर्तिकाग्र क्या होती है? अंडक का मध्य भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। वर्तिकाग्र एक नलिका होती है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है। ओके, नंबर 3 क्या है? अंडाशय। अंडक के आधार पर फूलो भाग अंडाशय कहलाता है। जो फूला भाग होता है अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के बीजाणु में पौधों के मादा युग्मक होते हैं। चलिए देखते हैं परागण। परागण क्या होता है? परागण तो पुष्पकेसर के परागकोश से परागणों का अंडक के वर्तिकाग्र के स्थानांतरक परागण कहलाता है। परागण कीटों जैसे मधुमक्खी और तितलियां, चिड़ियों, पवन और जल द्वारा किया जाता है। परागण 2 तरीके से होता है, स्वपरागण, परापरागण, परपरागण। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं स्वपरागण। जब पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र को स्थानांतरित होता है तो यह स्वपरागण कहलाता है। और परपरागण जब एक पौधा पर पुष्प की परागकोश से परागण दूसरे समान पौधे पर पुष्प के वर्तिकाग्र को स्थानांतरित होता है तो यह परपरागण कहलाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है कि कीट परपरागण में किस प्रकार सहायक है। तो आंसर इसका क्या है? कीट जब मकरंद चूसने के लिए पौधे के पुष्प पर बैठता है तो इस फूल के परागकोश से परागण उसे शरीर से चिपक जाते हैं, और जब यह कीट जब दूसरे समान पौधे के दूसरे फूल पर बैठता है तो उसके शरीर से चिपके परागण इस दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में को स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार कीट परपरागण में सहायक हैं। ओके, चलिए देखते हैं निषेचन। निषेचन के बारे में बात करते हैं। तो जब परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो परागण से पराग नली निकलती है। जब नली वर्तिकाग्र से होती है और अंडाशय के बीजाणु तक पहुंचकर उसे प्रवेश करती है, जब पराग नली का अग्रभाग फटकर नर युग्मक को मुक्त कर देता है, यह नर युग्मक बीजाणु में उपस्थित मादा युग्मक एवं अंडाणु से संयोग कर युग्मज बनाता है। नर व मादा युग्मजों के संयोग से युग्मज बनने की इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं फलों व बीजों का बनना। ओके, फलों व बीजों का बनना। तो निषेचन के बाद बीजाणु के भीतर का बना युग्मज कई बार विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। धीरे धीरे बीजाणु के चारों ओर कठोर आवरण बनकर बीज का निर्माण करता है। पुष्प का अंडाशय फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बीज अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करता है। ओके, तो प्राणियों में जो लैंगिक प्रजनन होता है उसके बारे में देखते हैं। तो नर एवं मादा शरीर में शुक्राणु नामक नरलिंग कोशिकाओं वाला प्राणी नर कहलाता है। दूसरी ओर शरीर में अंडाणु नामक मादा लिंग कोशिकाओं वाली प्राणी मादा होती है। युग्मक क्या होता है? लैंगिक प्रजनन में शामिल कोशिकाएं युग्मक कहलाती हैं। प्राणी में जो नर युग्मक शुक्राणु कहलाता है और प्राणी में मादा युग्मक शुक्राणु कहलाता है। निषेचन लैंगिक प्रजनन के दौरान नर युग्म मादा युग्म के साथ संलयन होकर युग्मक बनाता है, निषेचन कहलाता है। ओके, अब देखते हैं आंतरिक निषेचन। निषेचन जो मादा शरीर के भीतर संपन्न होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। आंतरिक निषेचन स्तनधारियों मानव प्राणियों सहित पक्षियों और सरीसृप में होता है। बाह्य निषेचन, इसके बारे में तो निषेचन जो मादा शरीर के बाहर संपन्न होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। उभयचरों जैसे मेढक और टोडों तथा मछलियों के बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन में नर और मादा प्राणी अपने शुक्राणु को
और अंडाणु को जल में छोड़ती है, जहां शुक्राणु एवं अंडाणु के बीच टक्करों द्वारा निषेचन संपन्न होता है। अब बात करते हैं किस प्रकार प्राणियों में लैंगिक प्रजनन संपन्न होता है। तो प्राणियों में लैंगिक प्रजनन निम्न प्रकार से संपन्न होता है। नंबर 1, नर जनन शुक्राणु नामक नर युग्मकों को उत्पन्न करता है। शुक्राणुगत करने के लिए एक लंबी पूंछ युक्त सूक्ष्म कोशिका बनाती है। नंबर 2, मादा जनन अंडाणु नामक मादा युग्मकों को उत्पन्न करता है। अंडाणु काफ़ी अधिक कोशिकाओं युग्मक शुक्राणु से काफ़ी बड़ी होती है। नंबर 3 क्या है, शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है और उनके साथ संलित होकर युग्मज नामक यही कोशिका बनाती है, नई कोशिका बनाती है। ओके, तो युग्मज इसके बाद जो विभाजित होकर बड़ी संख्या में कोशिका बनाता है और आखिरकार युग्मज बढ़ता है और नए शुक्राणु का विकसित करता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज किस प्रकार प्राणियों में लैंगिक प्रजनन संपन्न होता है इसके बारे में जाना, और लैंगिक जनन क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी ली। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ये जो चैप्टर फर्स्ट है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और एक बात, इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आने वाली अगला पार्ट आप लोगों को अच्छे से समझ आए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, सेकेंड चैप्टर के साथ। ओके फ्रेंड्स, चलिए तब के लिए जय हिंद।